तो इस लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन, आपस में इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। और क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलरेडी कवर कर रखा है, सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। तो मैं उसका यूज़ करते हुए यहाँ पे ग्रेविटेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो भी इनमें सिमिलरिटी वाला जो भी पोर्शन है, जो पार्ट है, तो उसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हेल्प से यहाँ पे कर रहा हूँ। और उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, जितनी डिटेल में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गया था। तो जस्ट मैं यहाँ पे सिमिलरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर दूँगा, और वहाँ से जो भी रिजल्ट्स हमें मिले थे, उन रिजल्ट्स को हम यहाँ पे कैसे यूज़ कर पाएंगे उनको देख लेंगे। और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा बस ये पर्पज़ रहेगा कि जस्ट हम ग्रेविटेशन के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज कर लें और दोनों में सिमिलरिटी को देख लें। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी स्टार्टेड विद कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पर उसी का एक तरीके से रिप्लेसमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो विल स्टार्ट विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज़ रिप्लेसमेंट फॉर कूलम्ब्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था वो होता था K Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। यहाँ पे चार्जेस की वजह से फोर्स लगता था, और इसमें फोर्सेस जो हैं वो मास की वजह से लगते हैं। इस K को आप ये भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो M है, दिस आर पॉइंट मासेस, और यहाँ पर ये थे पॉइंट चार्जेस। पॉइंट मासेस या पॉइंट चार्जेस तब बोलते हैं जब इनका जो साइज़ है वो साइज़ इनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम हो। तो साइज़ इज़ मच लेस देन डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। तो उस केस में इनको पॉइंट मासेस बोला जाता है। यहाँ पे जो कैपिटल G आ रहा है, कैपिटल G इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे जो K वगैरह सब कुछ आता है यहाँ पे, वो कई बार मीडियम पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पर ये वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी मीडियम का कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है, सिंपली यूनिवर्सल है यहाँ पर ये। और इसके जो वैल्यू होती है, दिस वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और जो यूनिट होगी, तो अगर ये इधर चला जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इज़ द यूनिट। बाकी R जो है वो डिस्टेंस है, जिस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस होता है। और जो ये फोर्स है, ये फोर्स लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट मासेस। तो F इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट मासेस। तो एक तरीके से आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि हमने जो रिप्लेसमेंट है वो किस तरीके से किया है। जो K है, उस K के जगह पे यहाँ पे G अपीयर हो रहा है, या फिर इसको आप यहाँ पे और चेंज करके लिख सकते हो। अगर K को लिखना चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एक तरीके से इसके जगह पे G आ रहा है। या फिर अगर आप यहाँ पे ये लिखना चाहो कि एप्सिलॉन नॉट का रिप्लेसमेंट यहाँ पे क्या था, एप्सिलॉन नॉट का रिप्लेसमेंट हो जाएगा 1/4 पाई G। ठीक है, दिस आर द रिप्लेसमेंट्स। और जो वहाँ पे चार्ज आता था, चार्ज के जगह पे जो रिप्लेसमेंट है वो यहाँ पर मास आ रहा है। इसमें एक मेजर डिफरेंस आप बोल सकते हो यहाँ पे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर को होगा यहाँ पर ये फोर्स। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू ये जो फोर्स लिखते हैं, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो दोनों चार्जेस हैं वो एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके के हैं, उस पर डिपेंड करता है कि अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। लेकिन दिस फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive। तो ये फोर्स हमेशा यहाँ पर अट्रैक्टिव होगा, ये रिपल्सिव नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो कूलम्ब फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकता है और वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। इसके अलावा ये बोला जा सकता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन 2 मासेस, ये रिलेटिवली एक बहुत ही वीक फोर्स होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। क्योंकि जो G की वैल्यू बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻11। यहाँ पर जो K की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻⁹ इस तरीके की होती है।
तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो किसी भी 2 पॉइंट मास के बीच में हमको बहुत ही कम ऑब्जर्व होगा। हमारे आसपास जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उन चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स हमें बहुत ही कम महसूस होगा, क्योंकि जी की वैल्यू जो है बहुत ही कम है। ये फोर्सेस तभी एक तरीके से इफेक्टिव हो पाते हैं जब मासेस जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो मासेस बहुत बड़े हों, बहुत ज़्यादा अगर मासेस हों, जैसे प्लेनेट के मासेस हों, प्लेनेट के बीच में आपस में फोर्स लग रहे हैं, सन और अर्थ के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, उन केसेस में जब मास इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तब जाके ये फोर्स इफेक्टिव हो पाएंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी जब हम यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं, एक तरीके से यहाँ पर प्लेनेट इंटरेक्शन या इस तरह की चीज़ें देखते हैं, तब जाके ये इफेक्टिव हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये छोटी मोटी चीज़ों में भी आपको यहाँ पर ये फोर्सेस दिखाई दे जाते हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्सन दिखाई दे जाता है। आप एक कंघी को लेकर के या कॉम को लेकर के अगर उसको बालों में रगड़ते हो और एक कागज़ के टुकड़े के पास में लेके आते हो तो आपको उनमें भी अट्रैक्शन फोर्सेस दिख जाते हैं। तो ये फोर्सेस बहुत हमारे आसपास के चीज़ों में ये फोर्सेस ईजिली विजिबल होते हैं। लेकिन ये 2 पॉइंट मासेस, मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर अर्थ इन्वॉल्व है तब तो आप किसी बॉडी को ऊपर उछालोगे तो वो नीचे आएगी। तो मैं प्लेनेट के इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी 2 बॉडीज़ की बात कर रहा हूँ जनरली जो हमें दिखती हैं। तो उन बॉडी के बीच में आपको इस तरीके का फोर्स होते हुए भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो कैपिटल जी की वैल्यू है बहुत ही कम है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर फोर्स का वेरिएशन आर के साथ में कुछ वैसा ही है जैसा यहाँ पर भी दिख रहा है मेरे को। तो इस तरीके के वेरिएशन को बोलते हैं कि ये फोर्सेस इसको फॉलो कर रहे हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो बोथ द फोर्सेस आर फॉलोइंग इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि जो फोर्स है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसके अलावा बोथ द फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज कंजर्वेटिव फोर्सेज, और इसके साथ साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं वो भी कंजर्वेटिव हैं। तो दिस आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, दैट मीन्स वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलम्ब्स लॉ पे जो फोर्सेज के क्वेश्चंस होते हैं वैसे कई सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं वहाँ पे। तो मैं अब उस तरह क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और फिर वहाँ पे अगर 2 से ज़्यादा चार्जेस हुआ करते थे तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करके फोर्सेस कैलकुलेट किया करते थे। यहाँ पर भी वैसा ही, अगर 2 से ज़्यादा मासेस इन्वॉल्व हैं तो हम हर एक मास के वजह से फोर्सेस निकाल लेंगे, सुपरपोजिशन का यूज़ कर लेंगे। तो मैं उन सबको स्किप करते हुए जस्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ जो थोड़ा डिफरेंट होगा, जो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया हुआ है उससे। तो हियर वी आर गिवन दैट 4 आइडेंटिकल पॉइंट masses with mass m each are performing circular motion with radius r under their mutual gravitational attraction. Find speed of each mass. तो यहाँ पे 4 आइडेंटिकल पार्टिकल हैं जो कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं किसी रेडियस r में, और हमें पता है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए पार्टिकल को यहाँ पर चाहिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहे हैं? तो जो भी आपस में उनके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के फोर्सेज हैं उसके वैसे मिल रहे हैं। अब आप देखो कि यहाँ पर सिमेट्री मेंटेन होनी चाहिए, यहाँ पर जो सिस्टम है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो ये जो 4 पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियस है कि अगर हम सिमेट्री को फॉलो करें तो बोल सकते हैं कि चारों पार्टिकल से हमेशा एक स्क्वायर फॉर्म होना चाहिए। तो ऑल द 4 पार्टिकल मस्ट फॉर्म अ स्क्वायर किसी भी इंस्टेंट पे। तो किसी भी इंस्टेंट पे सपोज ये इस तरीके के स्क्वायर पर हैं और ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और उस सर्कुलर मोशन का जो सेंटर होगा ऑब्वियस है कि फिर वो यहाँ पर बाई सिमेट्री इस स्क्वायर का भी सेंटर होगा। अगर हमें 3 पार्टिकल्स दिए गए होते तो फिर मैं बोलता इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर हमें 6 पार्टिकल्स दिए होते तो मैं रेगुलर हेक्सागन बोलता। n पार्टिकल्स दिए होते तो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन हो जाता। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली 4 दिया गया तो वी कैन कन्फर्म कि यहाँ पर ये स्क्वायर होगा और ये इसकी रेडियस होगी r इज़ द रेडियस। सपोज ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है वो a के बराबर है, तो a और r में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन यहाँ पर ये हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। तो दिस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2r स्क्वायर। तो दिस इज 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, दैट इज a इज इक्वल टू √2r। सभी के मासेस m दिए गए हैं इसमें, तो m ये मासेस हो जाएंगे सभी के। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस तरीके से लगेगा। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए फोर्स और अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये जो है वो इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये जो है वो ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। सपोज़ ये फोर्स मैं बोल देता हूँ F1 और सपोज़ ये फोर्स हो गया F2।
इन सभी का जो रिजल्टेंट है वो सेंटर की तरफ यहाँ पे आ रहा है इसमें, और ये प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। F1 का जो रिजल्टेंट है वो जाएगा √2F1, और ये √2F1 इस डायगोनल के डायरेक्शन में आ जाएगा, और डायगोनल के डायरेक्शन में ऑलरेडी F2 है तो प्लस F2 कर देंगे तो ये हो गया नेट फोर्स। बस इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो F1 इंडिविजुअली F1 की जो वैल्यू है वो जैसे इन दोनों के बीच का फोर्स है तो ये हो जाएगा GM² डिवाइड बाय दिस A²। फिर इसी तरीके से आप F2 की वैल्यू रख लो यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो 2R है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा GM² डिवाइड बाय 4R²। और ये जो फोर्स है दिस इज़ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन फॉर दिस पार्टिकल। तो m सपोज स्पीड v है तो v², और जो रेडियस है वो r के बराबर है। तो r और a का जो रिलेशन है वो रिलेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा इसमें, और ईजिली यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। तो मैं यहाँ पे आगे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ इसका, यू कैन कन्फर्म कि ये आंसर आ जाना चाहिए। तो v का जो आंसर है वो ये हो जाएगा √GM डिवाइडेड बाई एक m कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कि एक ही m यहाँ बच रहा है इसमें, तो GM डिवाइड बाई 4R 1 + 2√2। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर स्पीड। और अगर मेरे को एंगुलर स्पीड निकालनी है सपोज अगर, तो ओमेगा फिर निकालने के लिए यू हैव टू डू v/r। आप v/r अगर कर लो तो उससे यहाँ पर ये ओमेगा कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तरह आगे चलते हुए वहाँ पे स्टार्टिंग में हम कूलम्ब्स लॉ के फोर्सेस क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बिल्कुल इसको भी वैसे डिफाइन करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर मुझे किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड को टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेकर के आऊँगा, और उस टेस्ट चार्ज पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को मैं इसके मास से डिवाइड कर दूंगा, तो इट विल गिव द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो G = F/m। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है F/q। जनरली इस मास को या इस चार्ज को बोल देते हैं टेस्ट मास या फिर टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट मास या टेस्ट चार्ज का मतलब है कि हमने इसको यूज़ किया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर इसको हमने यूज़ किया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने में। तो G = सिंपली फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है डिवाइड बाय जिस मास को हम टेस्ट करने के लिए लेके आए हैं वो मास यहाँ पर हो जाएगा। तो आप m को बोल सकते हो दिस इज टेस्ट मास। यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड की यहाँ पर हो जाएगी यूनिट इज, तो आप लिख सकते हो ये F/m है तो F न्यूटन हो जाएगा, और न्यूटन पर kg। यहाँ पर यूनिट हो जाते थे न्यूटन पर कूलम, यानी कि पर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पर यूनिट मास पे कितना फोर्स लगेगा, न्यूटन पर kg। और एक तरीके से आप देख रहे हो कि ये फोर्स अपॉन मास है, तो फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन भी होता है, तो यहाँ पर ये मीटर/सेकंड² भी हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो मीटर/सेकंड²। इसका आप यूज़ इस तरीके से भी कर सकते हो इस रिजल्ट का। कई बार हमें ग्रेविटेशनल फील्ड दिया होता है तो हमें फोर्स पता करना होता है, तो m × g कर देंगे, तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि मास हमेशा पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर हम क्या करते थे F = QE। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव भी हो सकता था पॉजिटिव भी हो सकता था। अगर नेगेटिव चार्ज होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो फोर्स इधर लगता था, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज होता था तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स लगता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर किसी मास को आप यहाँ पर रख रहे हो और इधर ग्रेविटेशनल फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव मास का कोई चक्कर नहीं है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, सिमिलरिटी के साथ साथ देयर आर सम डिफरेंसेस ऑल्सो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बिल्कुल वैसे जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था वैसा ही है। वहाँ पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आते थे इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो भी वर्क होता था उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है, बस यहाँ पर हमने मास लिखा है। एक बात का आप इसमें ध्यान रखेंगे, कई बार हम जब सिमिलरिटीज़ देखते हैं तो जिस तरीके से वहाँ पर चार्जेस के बारे में हम बात करते थे पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ वो माइंड में हमारे रह जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे कई बार हम किसी बॉडी के कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग होने की बात करते थे, तो यहाँ पर उस कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग से कोई मतलब हमें यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मास में कुछ इस तरह के कंसेप्ट नहीं है कि वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। मास फ्लो का कोई कंसेप्ट नहीं। जिस तरीके से वहाँ पे चार्जेस फ्लो का कंसेप्ट होता था, इंड्यूस्ड चार्जेस का कंसेप्ट होता था, वैसे यहाँ पे इंड्यूस्ड मास का उस तरह का कंसेप्ट नहीं रहेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट, और वो रेफरेंस जनरली आप इन्फिनिटी पे मान के चलो, टू दैट पॉइंट अगेंस्ट एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड। तो किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है? एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड।
और जब हम उसको लेकर के आ रहे हैं तो स्लोली लेकर के आ रहे हैं, लो काइनेटिक एनर्जी से में लेकर के आ रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी उसके कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको बैलेंस करते हुए यहाँ पर इसको मूव करा रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने पहले डिफाइन किया हुआ है उसका यूज़ करते हुए मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक के लिए हमने डिफाइन किया हुआ E.dr से इन्फिनिटी पे अगर हमने रेफरेंस ले रखा तो इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट P तक, इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट P तक की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम यहाँ पर डिफाइन कर पाएंगे इसके अंदर। इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो यूनिट होगी, क्योंकि इट इज़ वर्क डन पर यूनिट मास है, तो वर्क डन पर यूनिट मास है, इसका मतलब इट विल बी जूल पर केजी। तो जूल पर केजी इज़ द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर मैं दो पॉइंट्स के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूँ तो सपोज ये दो पॉइंट्स है ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी। तो जब हम वी ए माइनस वी बोलते हैं तो दिस इज़ फाइनल एंड दिस इज़ इनिशियल। इसका मतलब हम कहाँ से कहाँ तक लेकर के जा रहे हैं, बी से ए तक। तो यूनिट मास को मैं बी से ए तक लेकर के जा रहा हूँ और उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा तो वो मुझे लिखना है यहाँ पे। तो G.dr कहाँ से कहाँ तक, B to A। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। अगेन यहाँ पर भी वही सारी बातें हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो रेफरेंस हमने कहाँ पे ले रखा है उस पर डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ इंडिपेंडेंट। लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि हमने रेफरेंस इन्फिनिटी पे लिया है या कहीं और लिया है यहाँ पे रेफरेंस। तो इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, एब्सोल्यूट पोटेंशियल है ये, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स है। क्योंकि ये ऑब्वियस भी है कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर के जा रहा हूँ तो ये मेरा वर्क डन है, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है ऑब्वियस है कि वो इस बात से इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि मैं क्या रेफरेंस ले रहा हूँ। वर्क डन तो उतना ही आएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दिस रेफरेंस। उसके बाद कुछ और एक्सप्रेशन जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में सिमिलरिटी दिखाई देती है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम लिखते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ V। उसी तरीके से अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना हो तो हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ V। V यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और यहाँ पर जो V है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर E को आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस डेल वी बाई डेल आर। अगर किसी डायरेक्शन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस डायरेक्शन में V को आप डिफरेंशिएट कर लो तो डेल वी बाई डेल आर। अगर आपको Ex वगैरह निकालना होता है तो Ex हो जाता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, Ey हो जाता था माइनस डेल वी बाई डेल वाई। इस तरीके से आप Ex Ey Ez निकाल सकते हो। तो वैसे यहाँ पर भी अगर Gx निकालना है तो इट विल बी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। बस यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा Gy इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, Gz इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो अगर मुझे V दिया गया है तो V से यहाँ पर आप G निकाल सकते हो, और अगर G दिया गया है तो G से V निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी टू P E G.dr। तो इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर G दिया होता है तो G से V निकाल लेते हैं और इनका यूज़ करके हम V से G निकाल लेते हैं। तो एक तरीके से G से V तक जाने का जो पाथ है वो इंटीग्रेशन के थ्रू है, वी हैव टू इंटीग्रेट। तो हम G से V निकाल सकते हैं G को इंटीग्रेट करके। और जब हमें V से G निकालना होता है तो एक तरीके से हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह करने होते हैं, तो ये जो है वो डिफरेंशिएशन के थ्रू आएगा। तो V को डिफरेंशिएट कर देंगे G आ जाएगा, G को इंटीग्रेट कर देंगे उससे V कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिमिलरिटी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मैं कुछ सोर्सेज के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ यहाँ पे, और डायरेक्टली मैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किया था उसका यूज़ करते हुए लिखूंगा। तो इस लिस्ट में हमेशा सबसे पहले आता है पॉइंट मास। जैसे वहाँ पे आता था पॉइंट चार्ज, यहाँ पे आता है पॉइंट मास। तो किसी भी पॉइंट मास m के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा एट ए डिस्टेंस r, किसी भी डिस्टेंस r पे ये कितना ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसका जो आंसर है वो आंसर सिंपली हो जाएगा Gm/r²। इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस जो चार्ज के लिए आप लिखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है Kq/r²। तो इन प्लेस ऑफ K G आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ चार्ज M आ जाएगा, R की जगह पे R रहेगा। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा इस ग्रेविटेशनल फील्ड का इसमें, तो डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पर, अगर आप किसी भी पॉइंट मास को लेकर के आते हो, टेस्ट मास को लेकर के आते हो, तो उस टेस्ट मास पे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे रखा होता तो ये डायरेक्शन हो जाता, अगर आपने यहाँ पे रखा होता तो ये डायरेक्शन हो जाता। तो जिस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफाइन करते हो वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन भी बना सकते हो। इसके लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन बनेंगी वो रेडियली इन्वर्ट्स होंगी। अगर कोई पॉइंट मास यहाँ पर रखा हुआ है
तो यू कैन ड्रॉ द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर ये रेडियल इनवर्ट्स ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन बनेंगी, तो रेडियली इनवर्ट्स। लेकिन चार्जेस के केस में डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो उस केस में आउटवर्ड हो जाता है, अगर नेगेटिव हुआ तो इनवर्ड भी हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के कंसेप्ट हैं, यहाँ पे वैसा कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की अगर बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज के लिए हो जाता है KQ/R, लेकिन यहाँ पर इसके लिए मास के लिए क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो V का आंसर आएगा -Gm/R। अब माइनस क्यों आ गया यहाँ पर पोटेंशियल में, तो इसको भी अच्छी तरीके से समझ लेना होगा। और हमेशा नेगेटिव आएगा जब भी आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अगर हमने रेफरेंस इन्फिनिटी पे 0 डिफाइन किया हुआ है तो उसके हिसाब से हमेशा यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव आने वाला है। क्यों आने वाला है इसको ज़रा समझे यहाँ पर। तो इसकी वजह से मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है। आई हैव टू राइट पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू दिस पॉइंट मास। अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि इसके रहते हुए मैं यहाँ पर एक यूनिट मास को लेकर के आ रहा हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से यूनिट मास को मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ इसके रहते हुए, इसके प्रेजेंस में। तो इसके प्रेजेंस में जब मैं इसको लेकर के आ रहा हूँ तो मेरे को इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं सीधे मान लीजिए इसी रास्ते से ले आया समझने के हिसाब से, तो ये जो 1 kg मास है यहाँ पर, इसकी वजह से फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू दिस m, और एक्सटर्नल को ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब तो जाना तो इधर की तरफ है इन्फिनिटी से, लेकिन एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगा रहा है यहाँ पर ये। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगा रहा है तो इसका जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, इसका वर्क पॉजिटिव होगा। तो जो पोटेंशियल होता है वो तो एक्सटर्नल के वर्क डन के बराबर होता है यहाँ पे। तो हमेशा यहाँ पर ये वर्क डन नेगेटिव करेगा क्योंकि अट्रैक्शन से बचाना होगा इसको यहाँ पर। तो पोटेंशियल का आंसर नेगेटिव आ रहा है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पोटेंशियल का आंसर इज़ नेगेटिव। अब मैं अगर इनके ग्राफ प्लॉट करूँ जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ, अब देखिए जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफ बनाते हैं तो अगर वो डायरेक्शन क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देते हैं कि आप डायरेक्शन के हिसाब से ग्राफ बनाओ तो वो बनाएंगे, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड के हिसाब से ग्राफ बना रहा हूँ इसका। क्योंकि आप इधर के पॉइंट्स लोगे तो इधर डायरेक्शन है, अगर आप इधर के पॉइंट्स लेते हो तो ये डायरेक्शन है यहाँ पर इसमें, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन। तो मैं बिना डायरेक्शन के ग्राफ बना रहा हूँ सिंपली इसका मैग्नीट्यूड देखते हुए। तो मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाएंगे तो 1/r² वाला ग्राफ बनेगा इसका। तो ध्यान रखिए मैंने मैग्नीट्यूड के हिसाब से बनाया। अगर वो ये बोल दें कि इस हिस्से के लिए ग्राफ बनाओ और ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव बता दें तो फिर आप नेगेटिव ग्राफ बनाओगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड फिर इस डायरेक्शन में, तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन, नीचे की तरफ चला जाएगा। पोटेंशियल में ऐसा कोई चक्कर नहीं, क्योंकि पोटेंशियल तो हमेशा क्या होता है कि वैल्यू होती है, जस्ट उसको डायरेक्शन से मतलब होता नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। अगर नेगेटिव है तो ग्राफ नेगेटिव बनाना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसमें कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है। तो इसमें ये ग्राफ जो है एक्सेस के नीचे ही आएगा और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो इट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पर ग्रेविटी के लिए खास तौर पे ध्यान रखने होंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़ ऑलवेज नेगेटिव अगर हम इन्फिनिटी पे रेफरेंस ले रहे हैं, और नहीं बोला जाता है तो हमेशा हम यही मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पे हमारा रेफरेंस है यहाँ पर, तो इट विल बी नेगेटिव। देन जी का ग्राफ या जो भी फील्ड के ग्राफ होते हैं जनरली हम मैग्नीट्यूड का ग्राफ बना देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें तो 1000 तरीके के डायरेक्शंस होते हैं। ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, तो हम डायरेक्शन का कहाँ तक ख्याल रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो इस तरीके से बना दिया इसको। और उसके बाद में फिर पोटेंशियल का ग्राफ तो नेगेटिव ही बनेगा क्योंकि ये वैल्यू है, ये इसमें कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है। पॉइंट मास के बाद में नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रिंग। रिंग के लिए फील्ड एंड पोटेंशियल। तो सपोज दिस इज अ यूनिफॉर्म रिंग। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि सेंटर पे ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वैसे यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली एक्सिस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मास सपोज m है, रेडियस r के बराबर, और सेंटर से किसी डिस्टेंस x वाले पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है इसमें। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आएगी इसके लिए वो ये हो जाएगी। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी साथ के साथ लिख देता हूँ यहाँ पे, KQX डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2, जिससे कंपैरिजन भी होता चले। तो g में बस क्या होगा, k की जगह g आ जाएगा, इसके जगह मास आ जाएगा, gmx डिवाइडेड बाय r² प्लस x² रेज़ टू पावर 3/2। ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इधर आएगा। अगर मैं पॉइंट एक्सिस पे इधर ले लेता हूँ तब फिर वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा।
तो दिस आर द डायरेक्शंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर पोटेंशियल का आंसर लिखते हैं तो यहाँ पोटेंशियल का आंसर हो जाता था के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगेन लेकिन बस यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि इट इज़ नेगेटिव, तो जी एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इनके ग्राफ बनाना चाहते हो तो अब के बार में ग्राफ, क्योंकि बस मुझे इस एक्सेस कलों की ग्राफ बनाना है, कोई उल्टे पुल्टे डायरेक्शंस तो मेरे पास में है नहीं, तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए ग्राफ बना देता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली फिर ये वाला ग्राफ नेगेटिव आएगा और इधर का जो ग्राफ आएगा पॉजिटिव आएगा। तो लेट अस मेक द डायग्राम ग्राफ फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस तरह ग्राफ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बना रखे हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या देखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे फील्ड 0 आ जाएगा और एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू, इन्फाइनाइट वैल्यू अगर आप यहाँ पर रख दो तो नीचे यहाँ पर एक तरीके से एक्स की पावर ज़्यादा है, डोमिनेटिंग पावर एक तरीके से, तो उसके इसमें डोमिनेटिंग होने की वजह से भी जी 0 हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट करके 0 फिनिश करना है, इसका मतलब पहले ग्राफ को राइज कराना पड़ेगा और उसके बाद में फिर 0। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे को नेगेटिव बनाना है ग्राफ को, तो मैं राइज एक तरीके से नीचे के साइड में करा दूंगा, मैक्सिमम मिनिमम आएगा इसमें। तो यहाँ के लिए ग्राफ ऐसा बन जाएगा और इधर के लिए पॉजिटिव बन जाएगा, जस्ट इधर आ जाएगा ग्राफ एग्जैक्टली बिल्कुल जैसा ये ग्राफ है वैसा ये होगा, बस अपोजिट क्वाड्रेंट्स में इस तरीके से आ रहे हैं। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाना होता तो इधर भी वैसा ही बनता और यहाँ भी फिर ऊपर ही बन जाता मैग्नीट्यूड का ग्राफ अगर बनाना होता तो। और ये सब वैल्यूज़ हमने पहले भी देख रखी हैं। ये r/√2 पे मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू आती है, मैग्नीट्यूड वाइज तो मैक्सिमम ही है, बस डायरेक्शन वाइज ही नीचे आया है बस यहाँ पर, ये और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, दिस इज़ फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद में अब यहाँ पर अगला नंबर इसमें ले लेते हैं पोटेंशियल। तो जो भी इस तरीके के फंक्शंस होते हैं, ग्राफ स्मूथ बनेगा यहाँ पर और कर्व बनेगा। तो पोटेंशियल के ग्राफ में अगेन ध्यान रखने वाली बात यही है कि नेगेटिव में ग्राफ बनाना होगा और बहुत बड़ी वैल्यू पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। सेंटर पे पोटेंशियल -gm/r के बराबर आएगा, तो सेंटर पे -gm/r और बहुत बड़ी वैल्यूज़ पे ये 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। तो दिस आर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर रिंग। इसके बाद मैं नेक्स्ट में ले रहा हूँ सर्कुलर आर्क के लिए। तो सपोज कोई भी एक आर्क है, उसके सेंटर पे निकालना है और ये एंगल थीटा बन रहा है, रेडियस इज r, लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी। तो लैम्डा यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये हो जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है 2k λ/r sin θ/2 अलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पर ही वैसे आ जाएगा, बस यहाँ पर डायरेक्शन जो होगा वो सीधा इसकी तरफ होगा। तो डायरेक्शन इज अलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर एंड टूवर्ड्स द आर्क। जी का आंसर यहाँ पे 2k की जगह g, लैम्डा की जगह लैम्डा यहाँ पे आ जाता है r sin θ/2। अगेन इस तरीके के वायर के लिए तो ये सब भी हमने देख रखा है, डायरेक्टली मैं इनकी वैल्यूज लिखते जाता हूँ। तो वायर के परपेंडिकुलर या फिर रेडियल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर या फिर आप रेडियल लिख सकते हो। तो वहाँ पे आता था k λ/r, यहाँ पे हो जाएगा g λ/r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये वाला कंपोनेंट है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। फिर g पैरेलल या अलोंग द वायर, g अलोंग, g λ/r, इसका डायरेक्शन ऊपर नीचे कैसा भी हो सकता है। तो मॉड मैंने लगा दिया यहाँ पे cos अल्फा माइनस cos बीटा। तो इसका पूरा डिस्कशन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर रखा है, किस तरीके से डायरेक्शंस वगैरह डिसाइड करते हैं। तो एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लग जाएगा। अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट के ज़्यादा केसेस बनते हैं जनरली, तो इनफाइनाइट वायर के लिए जो g की वैल्यू है फिर वो हो जाएगी यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में, सिर्फ ये अलोंग वाले कैंसिल हो जाएंगे अल्फा बीटा वगैरह यहाँ पे। तो इट विल बी 2g λ/r ओनली इन द रेडियल डायरेक्शन, ओनली अलोंग रेडियल। और रेडियल में भी रेडियल इनवर्ट्स आएगा यहाँ पर, इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के ग्रेविटेशनल फील्ड होंगे फॉर वायर। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर है डिस्क। तो डिस्क के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इसके एक्सिस पे। तो पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके का आता है। तो आप देख लो कि एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आपको यहाँ पे क्या पुट करना होगा। तो हमने पहले ही देख रखा है कि एप्सिलॉन नॉट इज़ 1/4πg, इस तरीके का रिलेशन रहता है। या 1/एप्सिलॉन नॉट अगर लिखेंगे तो 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा फिर 4πg। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आप 4πg रखोगे, 4πg रखोगे तो 2 कैंसिल होगा, तो 2πg सिग्मा हो जाएगा फिर यहाँ पे।
तो ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 2 पाई जी सिग्मा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है 2 पाई जी सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है वहाँ पर भी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और ये जरूर ध्यान रखना होगा कि पोटेंशियल विल ऑलवेज बी नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे आएगा। तो ये फॉर्मूलेज हो गए डिस्क के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगेन वैसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन किया हुआ है, तो इट इज़ द वर्क डन टू असेंबल अ सिस्टम ऑफ मासेस। तो अगेन जो वर्क डन यहाँ पर है वो किसका वर्क डन है, जो एक्सटर्नल एजेंट है उसका, और किसके अगेंस्ट, तो एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन है उस वर्क डन को हम यहाँ पे लेंगे। और जो भी एक्सटर्नल एजेंट है वो हमेशा क्या करेगा, जब मासेस को लेकर के आएगा तो उनको स्लोली लेकर के आएगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगी। तो मैंने कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद ही यहाँ पर आप इसको देखोगे। तो इट इज़ द वर्क डन टू असेंबल अ सिस्टम ऑफ मासेस। और सबसे सिंपलेस्ट जो सिस्टम हो सकता है वो M1 M2 यानी कि 2 पॉइंट मासेस का सिस्टम, जो कि r डिस्टेंस पर रखा हो। तो इस सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इस सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था कि एक एक करके मासेस को हम इनफाइनाइट सेपरेशन से इस फाइनाइट सेपरेशन पर लेकर के आए थे। तो मान लीजिए कि M1 M2 अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं, M1 उधर है, M1 M2 कहीं यहाँ पर है, तो जब मैं इनिशियली सिर्फ M1 को लेकर के आऊँगा तो वर्क डन 0 हुआ करता था। और उसका जो आप M1 के होते हुए M2 को यहाँ लेकर के आते थे तो उस केस में आपको वर्क करना पड़ता था कि M2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना पोटेंशियल है उससे। तो नेक्स्ट हो जाता था M2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना पोटेंशियल, और पोटेंशियल कौन प्रोड्यूस कर रहा होता था, जो पहले से यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो इसके वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो दिस इज M2 और पोटेंशियल आ जाएगा माइनस जी M1/r के बराबर। तो इस सिस्टम के लिए जो U का आंसर आएगा वो इतना हो जाएगा माइनस जी M1 M2/r। तो एग्जैक्टली उसी तरीके के आंसर से बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि आंसर्स यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं। तो इस सिस्टम के लिए U का आंसर इज़ माइनस जी M1 M2/r। और ये जो टर्म इस तरीके के आते हैं उसमें पेयर वाइज आते हैं कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि M1 M2 का आपस में जो इंट्रैक्शन है उसका टर्म है यहाँ पर, अगर 2 से ज़्यादा मासेस जब आ जाएंगे तो उस केस में हम पेयर्स बना करके टर्म्स यहाँ पर लिख लेंगे। तो अगेन जैसे वैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया हुआ है एग्जैक्टली उसी लाइन पे चलते हुए, इफ़ n मासेस, तो अगर n मासेस होंगे तो जो टर्म्स होंगे वो n/2 नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो जाएंगे। n/2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1/2। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 पॉइंट मासेस हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि इनको आप ट्राइंगल पे रखो, आप कैसे भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 3 टर्म्स जनरेट होंगे, आप यहाँ पे n को 3 रख के देख सकते हो, 3 टर्म्स जनरेट हो जाएंगे। तो मैं इसके लिए आंसर यहाँ लिख देता हूँ माइनस जी M1 M2 डिवाइड बाय M1 M2 के बेस का डिस्टेंस R12 से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस तरीके से फिर M2 M3 माइनस जी M2 M3 डिवाइडेड बाय R23, इसी तरीके से 3 और 1 के बीच में माइनस जी M3 M1 डिवाइड बाय R31। तो एग्जैक्टली उसी लाइन पे चलते हुए इनको लिखा जा सकता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था U इज इक्वल टू QV। तो इस फॉर्मूले से क्या आता था, अगर कोई चार्ज किसी पॉइंट पे रखा हुआ है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल अगर V है, ये पोटेंशियल कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे कई सारे चार्जेस हो सकते हैं। वो चार्जेस, ये सभी चार्जेस मिल करके यहाँ पे पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहे हैं V। तो इस चार्ज का इन सभी के साथ क्या इंटरेक्शन होगा उसको लिखने के लिए मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पोटेंशियल लिख दूंगा। पोटेंशियल किसके वजह से, इन सभी के वजह से। उस पोटेंशियल को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस चार्ज का इन सभी के साथ इंटरेक्शन आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर आप लिख सकते हो U इज इक्वल टू MV। अगर किसी मास का किसी दूसरे सिस्टम ऑफ मासेस से अगर आपको इंटरेक्शन एनर्जी लिखनी है तो उस इंटरेक्शन एनर्जी के लिए यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला U इज इक्वल टू MV, एग्जैक्टली लाइक U इज इक्वल टू QV।